हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखिएगा, अपन आज जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे अपन। और चैप्टर का नाम रहेगा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को हिंदी में बोला जाता है बिलियन। अब देखिएगा ये चैप्टर हमारे कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो जो बच्चे 12th बोर्ड एग्जाम देंगे 2026 में उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड, ये आरपीएससी ग्रेड 1, आरपीएससी ग्रेड 2 और लेव स्टैंड की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा जितने भी जनरल क्वेश्चन एग्जाम्स हैं आपके, उनमें भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको काफी बार जो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें से जनरल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए अपन के लिए ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है आपका, ये क्लास 11th के जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर दे रखा है उससे रेलिवेंट है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन टर्म है वो अपन यहां से ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्लास 11th में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्लास 12th में भी उनका जिक्र किया हुआ है। तो इसलिए याद रखना कि इसमें से कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें या तो कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। इसके अलावा यहां से क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलता है। तो इसलिए याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कम से कम इसमें से ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जहां क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी की, उसके बाद में करेंगे अपन इनके क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन अपन को पूछे जाते हैं। तो करें स्टार्ट। तो हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को बोला जाता है बिलियन। तो बिलियन क्या होता है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल बातें आपको बता देता हूं जो आप क्लास 11th में पढ़ करके आए हो। तो समझिएगा क्या क्या जनरल बातें हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैं आपको बात करूं कि मैंने आपको एक दिया नींबू, क्या दिया जी? नींबू दिया। उसके बाद में मैंने आपको दी शक्कर, शक्कर के बाद में मैंने आपको दे दिया नमक, नमक के बाद में इसके बाद में अपन ने ले लिया जल। इन सभी को अपन ने मिक्स कर दिया है एक बीकर में। इसमें मिक्स कर दिया बीकर में। देखो, ये बीकर बना दिया मैंने। बीकर में मिक्स करने के बाद में मैंने सभी को डाला, तो इसमें वाटर है। तो इस तरीके से मैंने जैसे ही इसको बीकर में डाला, सभी को मिला करके, तो देखो, जब अपन इनका कोई भी बिलियन बनाते हैं तो उसके बाद में बिलियन में क्या होता है, अपन को जो भी अपन के लिए ये दे रखा है पार्टिकल, उसके जो भी पार्टिकल दे रखा है उसमें जैसे आपने शक्कर डाली, नमक डाला, जल डाला, तो अगर आपका मन करे कि सर मेरे को नींबू को अलग करना है, या शक्कर को अलग करना है, या नमक को अलग करना है, या जल को अलग करना है, तो जब ये इस बिलियन में मिल गए, उससे पहले अलग अलग इनकी आइडेंटिटी थी, अलग अलग इनकी पहचान थी। लेकिन जैसे ही इनको एक बिलियन में डाल दिया या एक बीकर में डाल दिया, उसके बाद इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? खो दिया। और पूरे जो पार्टिकल हैं वो हमें एक समान रूप से ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे जो बिलियन होता है इसे बोलते हैं अपन समांगी बिलियन। क्या बोलते हैं जी? समांगी बिलियन, या समांगी बोल दूं मिश्रण। मिश्रण का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, उसे बोलते हैं अपन मिश्रण। इसके अलावा मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं। जैसे मैंने आपको दिया जल, क्या दिया जी? जल लिया आपने। जल के साथ में आपने ले ली मिट्टी, क्या ले लीजिए? मिट्टी। जल और मिट्टी को आपने लिया, इसको भी अपन ने क्या किया? एक बीकर में डाल दिया। क्या किया जी? एक बीकर लिया, उसमें डाल दिया। बीकर में डालने के बाद में क्या होगा? जल और मिट्टी को मिक्स कर दिया मैंने। जल और मिट्टी को मिक्स करने के बाद में मिक्स किया तो दोनों मिल गए।
उसके बाद में कुछ समय के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा बच्चे लालो कि जो मिट्टी है वो नीचे की साइड में दब जाएगी। बोलो, मिट्टी कहाँ मिलेगी, नीचे की साइड में, और जो जल है ये ऊपर की साइड में मिलेगा। क्या जल, बोलो, ऊपर की साइड में क्या मिलेगा, जल। और जो ऐसा विलयन होता है उसे बोलते हैं बिस्मांगी। क्या कहा जाता है जी, बिस्मांगी कहा जाता है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेटेरोजीनियस। क्या कहा जाता है, हेटेरोजीनियस। और इसे बोलते हैं होमोजीनियस। जितने भी अपन नेचर में, जितने भी अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं उसमें अपन बात करते हैं ओनली ऑन समांगी मिश्रण की। तो सबसे पहले डेफिनेशन में अपन को समांगी वर्ड यूज होने वाला है, जिसका मतलब अपने को समझ में आना चाहिए। आगे बात समझ में जी, समांगी का मतलब क्या होता है, विषमांगी का मतलब क्या होता है। अब चलो आगे मैं बात करता हूं विलयन की डेफिनेशन की। तो हेडिंग डाल लेंगे आप सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस। और ये है क्लास 12th, क्लास 12th किसका पार्ट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, सॉल्यूशन को बोला जाता है विलयन, विलयन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा डेफिनेशन की। किसकी बात करूंगा, डेफिनेशन की, डेफिनेशन। अपन दोनों मीडियम के लिए पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझना अपन को आना चाहिए, किस कोई भी लाइन दे रखी है या कोई भी वर्ड दे रखा है उसका मतलब अपन को समझ में आना चाहिए। बाकी अपन क्वेश्चन में जो अप्रोच लगाएंगे उसी से अपने को समझ में आ जाता है। जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो आप क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो स्टार्ट करें। तो डेफिनेशन की क्या बोलूंगा बताओ, दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, विलयन कहलाता है। इंग्लिश में क्या होगी बताओ, लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड more than two substances to substances is called solution। क्या कहा जाता है जी, सॉल्यूशन कहा जाता है। आगे बात समझ में, किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो अपन को याद रखनी है, एक तो कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी, दो या दो से अधिक पदार्थ होने अनिवार्य हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, एक तो दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए। उसके बाद में जो मेन बात है वो है समांगी मिश्रण। क्या है, समांगी मिश्रण, अर्थात आपको दो या दो से अधिक पदार्थ। देखो अपन जो बात करेंगे इस चैप्टर में वो अपन करेंगे द्विअंगी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। क्योंकि अपन के जो सिलेबस का पार्ट है वो अपन के पढ़ते हैं अपन बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो बाइनरी सॉल्यूशन की अपन बात करने वाले हैं। आगे बात समझ में, किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बता दो।
अब मैं आगे बढ़ता हूं कि आगे क्या करते हैं इसमें। तो देखो, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं आपको, तो देखो विलय, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक से बनता है विलयन। क्या बनता है जी? विलयन बनता है। अर्थात मैं कहूं विलय क्या होता है? सॉल्यूट। देखो, विलय प्लस विलायक से क्या बन रहा है? विलय प्लस विलायक से बन रहा है विलयन। तो मैं बात करूंगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बन रहा है सॉल्यूशन। क्या बन रहा है जी? सॉल्यूशन। अब मैं बात करूंगा विलय क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे विलय। विलय क्या होता है? विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा या जिस घटक की मात्रा, किसकी मात्रा? विलयन में जिस घटक की मात्रा, घटक की मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम होती है, उसे विलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलय कहा जाता है। विच कंपोनेंट, विच कंपोनेंट प्रेजेंट, विच कंपोनेंट प्रेजेंट, विच कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, इन लेस क्वांटिटी बोलो, लेस बोलो या मिनिमम बोलो, मिनिमम, विच कंपोनेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट लेस ऑब्लिक मिनिमम क्वांटिटी in the solution, in the solution is called solute। क्या कहा जाता है जी? उसे सोल्यूट कहा जाता है। अर्थात विलय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जैसे आपने देखा कि सॉल्यूशन बनाया, उसमें आपने सॉल्वेंट होगा एक और एक होगा सॉल्यूट। अब आप बाहर से कुछ भी मिला रहे हो तो वो सॉल्यूट है, और जैसे ही सॉल्यूट को आप डालोगे सॉल्वेंट के अंतर्गत, तो जो सॉल्यूट है वो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, अर्थात वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे आपने पानी में नमक को डाला, तो नमक आपको दिखाई देता है कि बाद में नहीं दिखाई देता, तो नमक ने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? खो दिया। तो आइडेंटिटी को खोया है तो वो क्या है जी? विलय है। आई बात समझ में? किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। ठीक है जी, बढ़े आगे। अब मैं बात करूंगा सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। तो विलायक क्या होता है? विलयन में, विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिस घटक की मात्रा, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिकतम, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, उसे विलायक कहा जाता है। विलायक
कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ब्लैक कहा जाता है। लिखेंगे विच कॉम्पोनेंट present which component present largest oblique maximum quantity in the solution is called solvent आगे जी बात समझ में? किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। विलयन क्या होता है? विलय और विलायक का यदि सामान्य मिश्रण है उसे ही सॉल्यूशन कहा जाता है। आगे बात समझ में? और यदि किसी भी सॉल्यूशन में आपको जिसकी मात्रा ज्यादा दे रखी है वही जो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको डिसाइड करता है, या फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है? डिसाइड करता है। तो क्या लिखेंगे बताओ? नोट डालो। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेज ऑफ द सॉल्यूशन। अर्थात विलायक होगा उसी टाइप का क्या बनने वाला है? विलयन बनने वाला है। आगे जी बात समझ में? चलें आगे तो बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अपन बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अपन बात करेंगे तो कितने प्रकार का सॉल्यूशन के प्रकार, अर्थात इसके लिखेंगे विलयन के प्रकार। इसको हिंदी में बोलते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार की अपन बात करने वाले हैं। तो समझिएगा किस तरीके से अपन बात करेंगे। तो देखो, पहली जो टेबल बनाएंगे वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात सॉल्यूशन का प्रकार। इधर लिखेंगे अपन सॉल्यूट, इधर लिखेंगे सॉल्वेंट, इधर लिखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और इधर करेंगे एग्जाम्पल। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं विलयन का प्रकार। किस टाइप का विलयन बनेगा? सॉल्यूट को बोलते हैं जी विलय, सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक, विलयन की प्रकृति, और उदाहरण।
ठीक है जी, अपन बात करेंगे चलो ठीक है, अपन बात करेंगे अब अपन बात करेंगे बिलियन की प्रकृति से पहले इसको अपन कर लेते हैं कंप्लीट। आगे बात समझ में, करें स्टार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखनी है, हमेशा आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन को बोलते हैं गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। अब देखो, गैसियस विलयन का मतलब है कि सॉल्वेंट क्या रहेगा बताओ, गैस। क्या रहेगा जी, गैस। ठीक है, गैसियस विलयन में जो सॉल्वेंट है वो रहने वाला है गैस। क्या रहेगा जी, गैस, गैस और गैस। नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या रहेगा बोलो, जब गैस सॉल्वेंट है तो गैस रहेगा, गैस रहेगा और गैस रहेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं गैस। आगे ये समझ में बात, ठीक है। अब देखो सॉलिड क्या क्या हो सकता है बताओ, तो सॉलिड अपना गैस हो सकता है, बोलो क्या हो सकता है, सॉल्यूट अपना गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। गैस को तो गैस ही बोला जाता है, लिक्विड को द्रव बोला जाता है और सॉलिड को ठोस बोला जाता है। आगे जी बात समझ में, बोलो किसी को कोई परेशानी। अब बात करेंगे, तो देखो सॉलिड तो गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। तो आपने नेचर में देखा है, वायुमंडल में देखा है कि गैसों का मिश्रण मिलता है। तो अपन लिख सकते हैं दोनों गैस होनी चाहिए। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में, मिक्सर ऑफ N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, गैस गैस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे जी, गैस गैस सॉल्यूशन। आगे बात समझ में दिख रहा है आप लोगों को, बोलो लिख लो, N2 गैस प्लस O2 गैस का जो मिक्सर होता है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस गैस सॉल्यूशन का। आगे बात समझ में। इसके बाद में लिक्विड और गैस, लिक्विड होना चाहिए गैस होना चाहिए, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा CHCl3 प्लस एयर, एयर बोल दो या N2 गैस लिख दो,
नाइट्रोजन गैस है उसके साथ में CaCl3 क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस को मिला दें तो जो ये एग्जाम्पल बनेगा ये किसका बनेगा बताओ। लिक्विड तो विलय है तो CaCl3 किस अवस्था में मिलता है बताओ, लिक्विड फॉर्म में मिलता है और इसे अपन यूज लेते हैं बेहोशी के रूप में। आगे बात समझ में, तो CaCl3 और N2 का जो मिक्सर है इसे अब क्या बोलेंगे बताओ, लिक्विड तो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट गैस है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बताओ, नेक्स्ट है गैस। गैस गैस नहीं है इसमें सॉलिड आएगा। सॉल्वेंट क्या आएगा जी, सॉल्वेंट तो गैस है, हाँ सॉलिड क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड और गैस, तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा कैम्फोर। कैम्फोर प्लस N2 गैस, N2 गैस। तो देखो कैम्फोर होता है, ये सॉलिड पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं। इनको नाइट्रोजन गैस के साथ में आप मिला दोगे तो ये किसका एग्जांपल हो गया बताओ, सॉलिड तो क्या हो गया इसमें, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गई, गैस। तो कैम्फोर प्लस N2 गैस। आगे बात समझ में, किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, बोलो बोलो बोलो, और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, कैम्फोर वेपर्स, कैम्फोर वेपर्स इन एयर, इन एयर। दिख रहा है आप लोगों को, आप तो सीधा ही लिख लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कैम्फोर प्लस N2 गैस, नाइट्रोजन गैस लिख लो या कोई भी गैस लिख लो आप। ठीक है, अगली बात समझ में। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं अगले की। अगला क्या है बताओ, ये टेबल चल रही है ऐसे की ऐसे, तो अपन को जो अगला वाला है उसमें आपको चलो नेक्स्ट सेकंड की मैं बात करूंगा। सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है द्रव विलयन। और इस चैप्टर में अपन जो बात करेंगे वो द्रव विलयन की ही बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, द्रव विलयन की ही बात करने वाले हैं। इसकी ही अपन इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो देखो सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट कौन होगा बताओ, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। तो इधर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, और ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन है, ये नेचर है, और ये है एग्जाम्पल। ठीक है जी। अब देखो सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं बताओ, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता बताओ। नेचर ऑफ क्या रहेगा बताओ, इन तीनों में ही नेचर क्या रहने वाला है बताओ, लिक्विड ही रहेगा। क्या रहेगा, लिक्विड ही रहने वाला है। गैस लिक्विड की मैं बात करूंगा तो गैस लिक्विड में क्या आएगा बताओ, O2 डिजोल्व इन वाटर, इन वाटर।
जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस किसका एग्जाम्पल है बताओ? जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो गैस है ये किसका एग्जाम्पल है? तो देखो गैस है, जितने भी जीव जंतु हैं समुद्र वगैरह नदियों में जितने भी जीव जंतु रहते हैं ना वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इसलिए अपन बात करेंगे कि गैस तो क्या हो गया सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट क्या हो गया? लिक्विड। अब मैं बात करूंगा लिक्विड लिक्विड की। तो लिक्विड लिक्विड का तो आपको पता है एल्कोहल प्लस वाटर किसका एग्जाम्पल हो गया बताओ? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। इसके बाद में सॉलिड लिक्विड का शुगर, शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, सॉल्ट प्लस वाटर। पानी के साथ में यदि आप नमक को घोल रहे हो या चीनी को घोल रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल हो गया बताओ? सॉलिड लिक्विड का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा थर्ड वाले का, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो देखो सॉलिड तो क्या क्या हो सकते हैं बताओ? गैस, लिक्विड और सॉलिड हो सकते हैं नहीं हो सकते बताओ? सॉलिड। लेकिन सॉल्वेंट क्या रहेगा बताओ? सब में सॉलिड ही रहने वाला है, इसमें भी सॉलिड। सॉलिड और ये भी क्या रहने वाला है? सॉलिड। सॉलिड को बोलते हैं ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। नेचर क्या रहने वाला है? तो नेचर भी क्या रहेगा? सॉलिड ही रहने वाला है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो गैस और सॉलिड, तो जो H2 गैस है वो एडजॉर्ब होती है मेटल सरफेस पर। तो H2 एडजॉर्ब ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। और मेटल सरफेस भी किसकी होनी चाहिए बताओ? पीटी और पैलेडियम की। जो प्लेटिनम है और पैलेडियम की सरफेस पर जो हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है ये किसका एग्जांपल हो गया बताओ? गैस सॉलिड का। आगे बात समझ में। इसके बाद में लिक्विड सॉलिड का जितने भी अमलगम है, क्या बात करूंगा मैं? अमलगम, अमलगम जैसे सोडियम मरकरी का ले लो, कॉपर मरकरी का ले लो, ये किसके एग्जांपल हो गए बताओ? लिक्विड सॉलिड का। सॉलिड सॉलिड की बात करूंगा जितने भी अलॉयज है, अलॉयज को बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे आपने कॉपर और जिंक को बना दिया, कॉपर और जिंक को मिला दिया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया बताओ? ये हो गया सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का। आगे बात समझ में। तो ये टेबल बच्चों याद होनी आपको चाहिए। आगे बात समझ में। किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ, कर लेंगे इसको। बोलो। तो यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, याद होने चाहिए। एग्जाम्पल याद नहीं रहते हैं तो ये आपकी कमी है। बिल्कुल याद होने चाहिए टिप्स पर, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन इस टेबल से पूछा जाता है। आगे बात समझ में। चलें आगे। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की। नेक्स्ट में बात करने वाला हूं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म बोलो, कंसंट्रेशन यूनिट्स बोल दो। यूनिट्स इसे बोलते हैं सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयां। कंसंट्रेशन टर्म दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? कंसंट्रेशन टर्म दो प्रकार की होती हैं।
कौन कौन सी होती हैं, तो देखो समझिएगा। ठीक है, बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, तापमान पर निर्भर रहने वाली, निर्भर रहने वाली। दूसरी होती हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इसे बोलते हैं ताप पर निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करने वाली, नहीं करने वाली। देखो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म हैं जो तापमान पर निर्भर करेंगी, तापमान पर वही निर्भर करेंगी जिनके पास में क्या रहने वाला है, वॉल्यूम रहेगा। क्या रहेगा, जिनके पास में वॉल्यूम रहेगा वो सारी किस पर करेंगी, तापमान पर निर्भर करेंगी। और जिनके पास में वॉल्यूम नहीं होगा, जिनके पास में क्या नहीं होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं होगा, वो कभी भी तापमान पर निर्भर नहीं करेंगी। वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। क्या बोला जाता है, आयतन। जिनके पास में भी आयतन होगा ना वो तापमान पर निर्भर करेंगे, और जिनके पास में आयतन नहीं होगा वो तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं। गैसीय स्टेट जो चैप्टर आपका कुछ दिनों पहले हट चुका है, उसी में आपको दे रखा है कि तापमान पर कौन कौन सी निर्भर करती हैं और तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो आपको पढ़ाया जाता है चार्ल्स लॉ। क्या पढ़ाते हैं जी, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि देखो पीवी बराबर होता है एनआरटी। क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी ये होता है। अब देखो यदि प्रेशर को कांस्टेंट कर लूं और गैस के मोल को कांस्टेंट कर लूं तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके बराबर होता है, टेम्परेचर के। तो चार्ल्स लॉ कहता है यदि किसी भी गैस के मोल फिक्स हों तो यदि प्रेशर को यदि आप कांस्टेंट रख लेते हो तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यदि आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, अब देखो ये दोनों रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यदि आप वॉल्यूम को भी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यदि वॉल्यूम को कम करोगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कि जितनी भी तापमान पर निर्भर करने वाली होंगी वो टेम्परेचर से डिपेंडेंट क्यों हैं, क्योंकि उनके पास में आयतन है और आयतन का वेरिएबल होता है टेम्परेचर के साथ में। आगे बात समझ में जी, बोलो किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। ये बातें हर किसी जगह नहीं बताई जाती है, लेकिन अपन यहाँ जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं इसलिए अपन को सारी बातें याद होनी चाहिए। एक बार आपने केमिस्ट्री को ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ लिया तो जीवन में दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे बात समझ में। अब देखिएगा, अब देखो वॉल्यूम किन किन के पास में होता है उनकी मैं बात करूंगा। तो देखो
अब कंसंट्रेशन टर्म जो आपको पढ़नी है वो कौन कौन सी अपन पढ़ने वाले हैं, तो देखिएगा जी। पहले की मैं बात करूं, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, दिख रहा है आप लोगों को, बोलो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, पहली तो ये है। सेकंड अपन पढ़ेंगे इसमें परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। थर्ड पढ़ेंगे अपन इसमें मोलेरिटी, और मोलेरिटी को बोलता है मोलरता, मोलरता को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसके बाद मैं बात करूंगा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को बोलते हैं नॉर्मलता, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। फिफ्थ में बात करूंगा फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी को बोलते हैं फॉर्मलता, फॉर्मलता को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल एफ से। आगे बात समझ में। इसके बाद में सिक्स में बात करूंगा, यदि आपको दे रखा है पीपीएम, पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और इसे डिनोट करते हैं 10 टू पावर 6 से। ठीक है जी। अगर वॉल्यूम की टर्म में दे रखा है तो यहां पढ़ेंगे इसको, और यदि मैं बात करूं पीपीवी की, इसे बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, इसे डिनोट करते हैं 10 टू पावर 9 से। आगे जी बात समझ में। अपन को मेनली किस पर फोकस करेंगे, तो मेनली बच्चों अपन को जो पढ़ना है वो अपन बात करेंगे, मेनली मैं बात आपको बताऊंगा, एक तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम इसकी बात करेंगे, मोलरिटी की बात करेंगे, बस ये बात करने वाले हैं अपन। बाकी ये भी अपन आपको बता देंगे, लेकिन आपके सिलेबस का जो पार्ट है यही दे रखा है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंट नहीं होती हैं, तो समझिएगा। टेम्परेचर पर कौन कौन डिपेंडेंट नहीं है, तो देखो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले नंबर पर देखिएगा, पहली अपन बात करेंगे परसेंट वेट बाई वेट, इसे बोलते हैं मास परसेंट, मास परसेंट बोलो या भार भार प्रतिशत, क्या बोलते हैं जी, भार भार प्रतिशत। सेकंड में बात करूंगा मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं मोल भिन्न, मोल भिन्न। ठीक है। थर्ड में बात करूंगा यदि आपको वेट की टर्म में दे रखे हैं पीपीएम और पीपीवी, इसकी बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूंगा मोलेलिटी, किसकी बात करूंगा, मोलेलिटी, इसको बोलते हैं मोललता, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो बच्चों अपन को जो मेनली पढ़ना है इसमें एक तो पढ़ना है ये परसेंट वेट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, पीपीएम पढ़ेंगे और मोलेलिटी पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म हो गई 7 और 4 11 10, अर्थात पीपीएम और पीपीवी तो सेम ही है। तो देखो अपन अब कल से जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे अपन कंसंट्रेशन टर्म। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए इसको शेयर भी कर देना। जय हिंद।